हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करा रहे हैं ओपीएससी 2016-17 का क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे हमने पार्ट वन में 50 क्वेश्चन देख लिया है। तो ये होने वाला है आपका पार्ट सेकेंड। यहाँ पे हम पूरे क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ने से पहले वीडियो में हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करवा के 6K कंप्लीट करवाइए। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे 10 बजे सुबह और 7 बजे शाम को डेली क्विज हो रहा है 30-30 क्वेश्चन का, और हम लाइव क्लास वहां पे फ्री में ले रहे हैं टेलीग्राम पे ही। तो ज्वाइन कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए देखिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। पेड कोर्स भी है, पेड मॉक टेस्ट भी है। आपको अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां पे कॉल करके आप पता कर सकते हो। ओके। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन काफी बढ़िया बढ़िया है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखेंगे। कुछ क्वेश्चन है जिसका डायरेक्ट आंसर है, जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा, और सारे का एक्सप्लेनेशन जो देने लायक है हम देंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पेटोलॉइड पॉलीफाइलस पेरियांथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो पेटोलॉइड पॉलीफाइलस, देखो इसमें क्या होता है ना, जो आपका कैलिक्स होता है, जो आपका सेपल होता है, वो पेटल की तरह दिखने लगता है मॉडिफाइड करके। तो ये किस में होता है, तो ये आपका होता है ग्लोरियोसा सुपरबा में। तो ग्लोरियोसा सुपरबा में देखोगे तो ये वहां पे कैलिक्स अपना कलरफुल कैलिक्स देखने को मिलता है, ऐसे करके वो ब्यूटीफुल लगने लगता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि देखो एंड्रूसियम हैविंग इंडिफिनिट स्टेमेन। तो इंडिफिनिट स्टेमेन है, ठीक है, मान लिए। अभी इंडिफिनिट स्टेमेन हम देख सकते हैं कि भैया ब्रेसिकेसिम स्टेमेन का नंबर 6 है, ठीक है, तो ये होगा नहीं उसी से। फेबेसिम स्टेमेन का नंबर 10 है, यहाँ पे देखो टेट्राडाइनमस रहेगा, यहाँ पे डाई एडल्फस रहेगा, तो ये भी नहीं हो गया। अभी पोएसी और मालवेसी में हम कह सकते हैं कि इंडिफिनिट स्टेमेन हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, मोनो एडल्फस कंडीशन, यानी कि मोनो एडल्फस सारे स्टेमेन एक दूसरे से यूनाइट है, स्टेमिनल ट्यूब बन रहा है। तो भैया आप सबको पता है मोनो एडल्फस कंडीशन आप स्टेमेन हो गया, या हो गया मोनोथेकस एंथर हो गया, वो सब किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मालवेसी का। जैसे गुड़हल हो गया, काटन हो गया, ये सारे चीज, तो मालवेसी इज द राइट आंसर हियर। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है बाई कार्पेलरी। तो देखो ना, जब आप टेक्सोस नाम ही पढ़ते हो तो बाई कार्पेलरी आप देख लो, इसमें से पहले देखो ये मोनोकार्पेलरी है, ये भी मोनोकार्पेलरी, ये दोनों होगा नहीं। सिन कार्पस, ठीक है, तो सिन कार्पस ब्रेसिकेसी भी हो सकता है, मालवेसी भी हो सकता है। लेकिन ये मालवेसी जो होता है ये बाई कार्पेलरी नहीं, इसे पेंटालाकुलर ओवरी होता है। तो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। फाल्सली टू सेल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रेपलम। देखो फाल सेप्टम या रेपलम, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये ब्रेसिकेसी का कैरेक्टर है। तो देखो आप जब फैमिली पढ़ते हो तो फैमिली में हर एक फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो भी फैमिली आप पढ़ते हो तो उसमें से 4-5 पॉइंट आपको याद है तो आप एग्जाम में बढ़िया से नंबर ला सकते हो। अब देखो सिलिकुआ फ्रूट कहाँ पे मिलता है, तो सिलिकुआ फ्रूट कहाँ पे होता है, ये आपका सरसों में होता है। सरसों यानी कि ब्रेसिकेसी फैमिली में, ब्रेसिका निग्रा। एक देखो सिलिकुला फ्रूट होता है, सिलिकुला होता है, इसी की तरह सुनने में लगता है। तो ये ना, इसका चौड़ाई ज्यादा होता है और लंबाई कम होता है। सिलिकुला आपको मिलता है कैंडी टफ्ट में, इब्रिस अमारा में। ये भी ब्रेसिकेसी में कैंडी टफ्ट में मिलता है, इब्रिस अमारा में सिलिकुला मिलता है। पाइजम सटाइवा में देखो कैसे क्या मिलता है, पोड मिलता है। हिबिस्कस में आपका कैप्सूल मिल सकता है, और यहाँ पे भी आपका कैप्सूल ही होता है, कैप्सूल ही होता है। तो बेसिका निग्रा विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द फ्रूट सिलिकुआ। अगला क्वेश्चन है भैया, इनडिसेंट फ्रूट कैरियोप्सिस कहाँ पे मिलता है। देखो कैरियोप्सिस यानी कि ग्रेन, जहां पे सीड कोट और फ्रूट वाल आपका आपस में फ्यूज है, ठीक है। तो कैरियोप्सिस कहाँ पे मिलेगा, जो कि आपका ग्रेन है, तो जिया में देखो ग्रेन है, यहीं पे कैरियोप्सिस रहता है। मीराबिली जलापा में देखो आपका एकीन होता है। मुझे पता है, देखो पढ़ोगे तब आएगा चीजें, और चीजें बार बार सुनने से, अब मैं बता रहा हूं तो लिख लो। हेलियंथस एनुअम, हेलियंथस क्या, सूरजमुखी है, सूरजमुखी में क्या होता है, सिप्सेला फ्रूट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एमरंथस, एमरंथस का क्या होता है, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये सब याद रख लो। द लीफ लैमिना इज सकुलेंट। अब क्या कह रहा है कि ऐसा आप प्लांट का नाम बताओ जिसका लीफ लैमिना होता है सकुलेंट, वहां पे पानी निकलता है उसके पत्ती में से, ऐसा जेल जेल लाइक सब्सटेंस। तो आपने एलोवेरा देखा होगा, एलोवेरा में से क्या निकलता है, उसके लीफ को लेते हैं, वहां से जेल लाइक निकलता है, जिसको चेहरे पे लगाते हैं। ठीक है।
तो यही होगा एलोवेरा। वंडा नहीं होगा, वंडा हम बोलते हैं आर्किड को, इपीफाइट है। सिट्रस लेमन है भैया, वहां पे आपका विंग्ड पेटियोल देखा जाता है। कैथेरेंथस रोजियस नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ से एंटी कैंसेरियस ड्रग निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो भाई, द लीफ अपेक्स मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, लीफ अपेक्स की बात कर रहा है तो याद कर लेना, लीफ अपेक्स मॉडिफाइड होता है टेंड्रिल में, ग्लोरियोसा सुपरबा में। अगर स्माइलेक्स नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या होता है, लीफ स्टिप्यूल मॉडिफाइड होता है टेंड्रिल में। क्या होता है, लीफ स्टिप्यूल मॉडिफाइड होता है टेंड्रिल में, समझ गए। यहाँ पे स्टेम से टेंडिल बनता है, स्टेम से टेंडिल बनता है। ठीक है, कुकुरबिटा में स्टेम से टेंडिल बनता है। एक होता है एंटीगोनान जिसे हम बोलते हैं, एंटीगोनॉन, उसमें क्या होता है, फ्लोरल बड से टेंडिल बनता है, फ्लोरल बड या इन्फ्लोरेसेंस से, समझ गए। पिंक पिंक कलर का एंटीगोनान होता है। देखो कोई भी चीज मैं पढ़ाता हूं आपको, तो आप ना जैसे लिख के या सुन के नहीं याद होता है ना, तो आप ना ग्लोरियोसा सुपरबा का लीफ गूगल करो, उसको देखो कि एक्चुअल में वो लीफ अपेक्स से हो रहा है कि नहीं। नहीं तो फिर ग्लोरियोसा का प्लांट गूगल करो। जब गूगल करके आप एक बार देख लोगे, तो क्या होगा कि आप कहीं भी घूमने टहलने जा रहे हो, सड़क पे घूम रहे हो, तो उस प्लांट को देखोगे तो पहचान लोगे, और रियल लाइफ में जब आप देखोगे कि हाँ भाई फ्लोरल बर्ड ही है जो आपका टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो रहा है, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। अब देखो मॉडिफाइड ट्यूबरोसस रूट पूछ रहा है, अगर ट्यूबरोसस रूट पूछता तो आप सोलेनम ट्यूबरोसम लगा देते। भैया रूट है, देखो आलू जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो ट्यूबरोसस रूट पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइपोमिया बटाटा, यानी कि कंडा जानते हो, कंडा। अरे व्रत रहते हैं तो कंडा खाते हैं सब लोग ना। मुझे पता है भाई, आप अलग जगह से हो, हम यूपी वाले हैं, यूपी से बनारस वाले हैं हम, तो हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है। आप बताओ आपके यहाँ आइपोमिया बटाटा को क्या बोलते हैं? अरे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, एमार्फोफाइलस जानती हो, अरबी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फाइव सेपल इन द कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू द कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर शोइंग प्रोमिनेंट वेनेशन। तो देखो जो सेपल होते हैं आपके, सेपल जो होते हैं पांचों, इसमें पांचों जो कैलिक्स होते हैं ना, वो कलरफुल हो जाते हैं। मुसेंड्रा, आप मुसेंड्रा का प्लांट देखे होंगे, वो पिंक कलर का कैलिक्स हो जाता है ऐसे करके, तो मुसेंड्रा में ऐसा होता है। ठीक, अगला चले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, द स्टेमेन इज पेटलॉइड। तो पेटलॉइड स्टेमेन कहाँ मिलते हैं, तो वो कन्ना इंडिका में होते हैं, कन्ना में आपका एसिमेट्रिक फ्लावर भी होता है, ये बात याद रखेंगे। अब इकोलॉजिकल निक के बारे में पूछ रहा है, देखो इकोलॉजिकल निक का मतलब होता है कि इकोलॉजिकल निक एक ऐसा प्लेस है जहां पे सिंगल स्पीसीज रह सकता है, अगर वहां पे कोई दूसरा आ जाए तो उसको मार के भगा देगा, कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम करेगा। तो इकोलॉजिकल निक इज ऑक्युपाइड बाय द सिंगल स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इससे जान लेना इकोलॉजिकल निक के बारे में। निक टर्म किसने दिया था, बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, इकोलॉजिकल निक टर्म किसने दिया था। हम्म, हाँ, एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम निके किसने दिया था, हचिंसन ने दिया था। निके कितने प्रकार का होता है, फंडामेंटल निक होता है, रियलाइज निक होता है। तो ये सब चीजें आप जान लो। आप फिर गॉस का कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी पढ़ लो, पैरामीशियम आरेलिया, पैरामीशियम कॉर्डेटम वाला। द मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो मेजर कंपोनेंट जो ग्रीन हाउस गैस का, वो कार्बन डाइऑक्साइड भैया, 60% कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, आप कभी सोचते हो कि ग्रीन हाउस गैस अगर ना होती हमारी धरती पे तो क्या होता? ऐसे क्योटो प्रोटोकॉल तो ला दिया गया कि भैया ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम से कम करो। सोचते हो कभी आप कि अगर ग्रीन हाउस गैस पूरा खत्म हो जाए हमारी धरती से, एकदम जीरो बैलेंस हो जाए ग्रीन हाउस गैस का, तो हमारे धरती के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यहां तक पहुंचे हो, गूगल करके कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आप लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में पढ़े होंगे, रूट नोड्यूल के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहां पे नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डाई एजोट्रॉप्स बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड सिंक। सिंक का मतलब होता है जहां किसी चीज को इकट्ठा करके रखा जाता है, सोर्स मतलब जहां से उस चीज को बनाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक क्या है सबसे ज्यादा, वो है ओशियन। अब सोचोगे क्यों, क्योंकि ओशियन में ही भैया बहुत ज्यादा एल्गी रहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ पकड़ के अपने अंदर एक्मुलेट करके खाना बना के रखते हैं। फॉरेस्ट नहीं होगा ना। द हार्ड नॉन लिविंग आउटर कवर, देखो क्या कर रहा है, नॉन लिविंग आउटर कवर ऑफ अर्थ। तो क्या होगा, ये बायोस्फीयर नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। समझ गए? अरे धरती के ऊपर रहते हो उसको लिथोस्फीयर बोलते हो। हम्म,
कार्निवोर का फूड चेन में क्या लेवल होगा? तो कार्न देखो, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे वो ग्रास होंगे, प्लांट होंगे, और जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो भैया क्या होंगे? वो हर्बीवोर होंगे। क्या होंगे? वो हर्बीवोर होंगे। जैसे कि बकरी हो गया, खरगोश हो गया, या हो गया आपका क्या बोले, टिड्डा हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं आपके एक्चुअली में कार्निवोर, जैसे कि क्या क्या, मेढक हो गया, या लोमड़ी हो गया, सर्प हो गया, ये सारे चीज। चलो अगला अगर यहाँ पे कहता भैया सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर भी दे देता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए टर्शियरी तो दिया नहीं है। इन द फूड वेब कार्निवोर प्लांट रिप्रेजेंट, कार्निवोर प्लांट मतलब कि इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात कर रहा है। देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट बेचारे करे तो करे क्या करे, रहे तो रहे कहाँ पे रहे? वो ग्रो करते हैं मार्सी एरिया में, और ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन होता ही नहीं सॉइल में। ठीक है, वहां पे दलदल होता है, वहां पे नाइट्रोजन जाके घुल ही नहीं सकता मिट्टी में उसके अंदर। तो भैया उनको नाइट्रोजन की कमी पूरा करना है तो वो इंसेक्ट पकड़ पकड़ के खाते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ट्रॉपिक लेवल 1 से, और इंसेक्ट को पकड़ के खाते हैं तो थर्ड से बिलोंग करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं भैया हेटेरोट्रॉप बोल सकते हैं। अच्छा, कार्निवोर प्लांट, इसको ऑटोट्रॉप में रखोगे, ठीक है, याद रखना इसको ऑटोट्रॉप में रखोगे, क्योंकि भैया ये फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं ऑटोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप में भी जाएगा, लेकिन प्लांट भैया देखो प्लांट है तो ऑटोट्रॉप पहले कहोगे। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। देखो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि वायरस में या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए, दोनों कभी साथ में नहीं रह सकता ना। तो आइदर आरएनए आर डीएनए रहेगा, आइदर सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए आर आरएनए। अच्छा एक मिनट, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो ये रहेगा, ये वाला ज्यादा करेक्ट रहेगा ना। आइदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, आ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो ये वाला ज्यादा करेक्ट होगा। अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। तो देखो बैक्टीरिया जो होता है भैया वो स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट पे होता है, जो लाइपोपॉलीसेकेराइड और प्रोटीन टिकोइक एसिड होता है, तो वो आप रिसेप्टर के बारे में जानते हो। कोई भी चीज जुड़ता है तो ऐसे ही कहीं नहीं जाके जुड़ जाता है, कोई भी वायरस होता है बॉडी के अंदर ही अटैक कर रहा है। जैसे मैं बताऊं तो जैसे एचआईवी ही है, तो ऐसे ही नहीं अटैक कर देता, एक GP120 करके रिसेप्टर होता है उस पर अटैक करता है। अगर कोरोना ही अटैक करता था तो ऐसे ही कहीं अटैक नहीं करता था, वो लंग्स के ऊपर ACE2 करके रिसेप्टर था, ACE2 करके रिसेप्टर था, वहां से बाइंड कर रहा था। तो इसे बैक्टीरिया के केस में भी होगा ना। ठीक। अगला क्वेश्चन है द सेल वॉल हैविंग पेप्टिडोग्लाइकन विथ नो म्यूरामिक एसिड। देखो तो ये होगा आपका आर्किया। तो आर्किया का सेल वॉल स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन, तो वो उसमें स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे म्यूरामिक एसिड ही नहीं होता। बैक्टीरिया हो गया आपका यूकेरिया, यूकेरिया में नहीं, यूकेरिया में नहीं होगा। और साइनोबैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में तो होगा पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरामिक एसिड, आर्किया में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है मेथेनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? तो भैया मेथेनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रांसफर हो रहा है किसी भी जीनोम का, ऐसे करके रिप्रोडक्शन हो रहा है वायरस के द्वारा, तो जिंडर एंड लीडरबर्ग ने बताया था ट्रांसडक्शन के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एफ ग्रिफिथ ने बताया था, कंजुगेशन के बारे में लीडरबर्ग, लीडरबर्ग ही थे वहां पे भी, हाँ लीडरबर्ग थे। ट्रांसडक्शन के बारे में किसने बताया था? जिंडर और लीडरबर्ग, इसके लीडरबर्ग। Nucleolar organization DNA contain the rRNA gene, contribute the formation of the nucleolus RNA polymerase transcribe। तो क्या होता है देखो ना, जब आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम करता है, rRNA को बनाता है, तो सबसे पहले वो hnRNA को बनाता है। किसको बनाता है? hnRNA को बनाता है। फिर hnRNA को ब्रेक करके क्या बना दिया जाता है? 5.8s rRNA, 28s rRNA, फिर और तो ऐसे करके। तो क्या बनता है भैया, जब पॉलीमरेज फर्स्ट काम करता है तो ए सिंगल लॉन्ग पीस बनता है, देन उसको स्प्लाइस करते हैं और छोटे छोटे rRNA मॉलिक्यूल बनते हैं, फॉर्मिंग राइबोसोमल सबयूनिट इन द न्यूक्लियोलस। तो भैया हम यही कहना चाहते हैं, जब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम करता है ना, तो एक लॉन्ग पहले बनता है जिसको एचएनआरएनए के रूप में कहते हैं, फिर वो अलग अलग rRNA मॉलिक्यूल में ब्रेक होते हैं, फिर वो जाके राइबोसोम का हिस्सा बनते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में हेल्प करते हैं। समझ गए बात को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। बढ़िया क्वेश्चन है वैसे, ये सब नहीं होगा। अब देखो जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं, सेल साइकिल चेक पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि भैया स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन के दौरान जब होता है G2 से M जो ट्रांजिशन होता है, तो उसको कौन रेगुलेट करता है? तो उसको रेगुलेट करता है भैया MPF कॉम्प्लेक्स, मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर कॉम्प्लेक्स।
और वहां पे क्या होता है, साइक्लिन बी और सीडीके काम करता है और उसका फास्फोराइलेशन होता है, डी फास्फोराइलेशन होता है। तो देखो ये ना सीयूईटी में अगर आप हो तो ऐसा वैसा आएगा नहीं इतना टफ, लेकिन फिर भी जानते रहो। अब इन द 3 पॉइंट टेस्ट क्लास फॉर द जीन, मतलब 3 जीन है भैया, ए है, बी है, सी है। तो मैपिंग द मिडिल जीन विल बी डिसाइडेड अंडर, तो इसका अगर आपको डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस पता करना हो तो एक क्रॉस आप यहाँ पे देखोगे कि इनके इनके बीच में कितना, और एक क्रॉस यहाँ, तो आपको डबल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी, तो आपका बी होगा। आपको देखो गिवन स्टैंडर्ड डिप्लॉयड प्लांट है जिसके पास क्रोमोसोम नंबर 2n14 है। फिर आप मियोटिक मियोटिक एनालिसिस कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि नॉर्मली वहां पे 7 बाइवेलेंट बन रहा था, लेकिन एक्चुअली में क्या बन रहा है वहां पे 6 बाइवेलेंट बन रहा है और एक यूनिवेलेंट बन रहा है मेटाफेज फर्स्ट में। तो आप उसे क्या कहोगे, यहाँ पे एक क्रोमोसोम लास्ट हो जा रहा है ना, मतलब 6 बाइवेलेंट बन रहा है और एक क्रोमोसोम अकेला रह रहा है। अगर सिर्फ 6 बाइवेलेंट बनता, एक यूनिवेलेंट नहीं बनता, तो उसको क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं नलीसोमी। लेकिन एक क्रोमोसोम बच रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, मोनोसोमिक बोलोगे। समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम कहें यहाँ पे भैया 7 बाइवेलेंट के साथ साथ एक यूनिवेलेंट भी बन रहा है तो ट्राइसोमी हो जाता। तो ये चीजें बेसिक है, समझे। अगला क्वेश्चन है जो मेंडल का प्रिंसिपल था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन, वो किसके ऊपर बेस्ड था। तो उनका बेस्ड था भैया डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, जिसका फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 9331 था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर दो लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसके ऊपर किस क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है पता है आपको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है आपका लिंकेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ठीक 77 78। तो भैया जब हम डीएनए को यूवी लाइट देते हैं तो क्या होता है, तो डीएनए को जब आप यूवी लाइट से ट्रीट कर, देखो ना सिंपल चीजें मैं बार बार बताता हूँ कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो आपको क्वेश्चन में ज्यादा इधर उधर समझने का, सोचने समझने का वक्त नहीं लगता है। आप ज्यादा नहीं, बस आपने यहाँ पे यूवी लाइट देखा, यूवी लाइट का डीएनए में काम होता है, वो क्या कराता है भैया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थायमिडीन का डाइमर बनवा देता है। बस आप सोच लो कहाँ है थायमिडीन डाइमर, आप बी पढ़ रहे हो कि अरे होगा कि नहीं, अरे भैया यूवी लाइट कराता है थायमिडीन का डाइमर बनवा देता है, बस सी हो गया करेक्ट। तो इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भैया सोचो बैठ के, और सोचोगे फिर गलती करोगे, मिस्टेक करोगे, तुक्का लगाओगे फिर भी गलती करोगे। तो कैसे करोगे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रैक्टिस करो एमसीयू का। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो जाते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, नहीं तो हमारा कोर्स है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम बहुत ही इजी लेवल में, बेसिक लेवल पे पढ़ाते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है देखो। अब यही इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, देखो मतलब है नहीं। क्यों नहीं मतलब है, बस आपको ध्यान देना है ट्रिटिकम एस्टिवम पे। बेसिक चीज है, यहाँ पे क्या होता है भैया, ये हेक्साप्लॉइड है, ये आपको पता होना चाहिए। ई हेक्साप्लॉइड गेहूं गेहूं होता है, जो हमारा हम गेहूं खाते हैं ना वो हेक्साप्लॉइड होता है। वो एलो पॉलीप्लॉइड होता है, ए बी डी जी, तीन प्लांट से ए बी डी जीन लेते हैं, उसी को हेक्साप्लॉइड बना देते हैं। देखो यही चीज है, यहाँ पे दिया भी है। अब हमने क्या बताया, हेक्साप्लॉइड है। हेक्साप्लॉइड का मतलब क्या होगा, 6x होगा। ठीक है, 6x होगा। आपको खोजना है 6x कहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे 6x नहीं है, यहाँ पे भी 6x, इस दोनों में तो अब कैसे होगा, तो यहाँ पे 6n होता, तो 6n होता तो भैया ये तो बहुत ज्यादा हो जाता। तो 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42, ये वाला ज्यादा सही है। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है देखो, अब यही है। अब कहोगे यार सर कैसे करें, ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो आप सोचो क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, जर्मिनेशन की बात कर रहा है, सीड जर्मिनेशन। तो आप सिंपल जब सेल बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपको पता है भैया माइटोकांड्रिया का उतना रोल नहीं है सीड जनरेशन में, ये है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी बनाएगा। पराक्सीसोम भी सीड जनरेशन में नहीं करेगा, इसके पास कैटालाइज ये सब रहेगा भैया, आपको ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म में, फोटो रेस्पिरेशन में काम करेगा। गोल्जी का भी सीड जनरेशन में कोई काम नहीं है, सेक्रेशन पैकेजिंग ये सब में, मॉडिफिकेशन में काम करेगा। बचा ग्लाइकोसोम, यही है सीड जनरेशन में काम करता है। ठीक है, एंजाइम जो कि मैलेट सिंथेसिस ये सब होते हैं, ये सीड जनरेशन में काम करता है। तो ग्लाइकोजिसोम, अब कहोगे सर आप कैसे बता दिए, अरे भैया ऐसे बता दिए कि अगर आपको माइटोकांड्रिया, पराक्सीसोम और गोल्गी बॉडी का काम पता है तो आप कर लोगे ना। बस यहीं पे सीड जनरेशन की बात कर रहा है ना। लंबे लंबे क्वेश्चन देख के डरना क्यों है आपको, डरा मत करो, देखो आगे आओ। अब देखो यही चीज है,
अब क्या कर रहा है कि डीएनए रिप्लिकेशन, अब डीएनए रिप्लिकेशन है तो ये आपका काम है कि डीएनए रिप्लिकेशन कम से कम नहीं तो प्रोकैरियोटिक में आप एकदम क्लियर रखो कि क्या होता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है डीएनए पे लैगिंग स्ट्रैंड पे, अब लैगिंग स्ट्रैंड पे ओका जाके फ्रेगमेंट हो रहा है, तो सिंथेसाइज कैसे होता है, देखो यही होता है ना, ई हमारा अगर डीएनए है, ई अगर हमारा ये है तो इधर मान लो इधर रिप्लिकेशन 4 का फॉर्मेशन है, इधर पे अगर हमारा कंटीन्यूअस डीएनए का सिंथेसिस होता है लीडिंग स्ट्रैंड पे, तो लैगिंग स्ट्रैंड पे ऐसे ऐसे होता है ना, मतलब जिधर हमारा रिप्लिकेशन फॉर्क होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा सिंथेसिस होता है ओका जाके फ्रेगमेंट, तो बस आप देख लो भैया अपोजिट साइड कहाँ पे है। तो देखो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क, अगर हम लीडिंग की बात करते हैं कंटीन्यूअस सिंथेसिस की बात करते हैं तो ये होता इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द रिप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट, यही सही हो गया। देखे ना कितना आसानी से है। फिर भी देखो आपको दिक्कत कहाँ पे होती है कि आप पढ़े ही नहीं हो, नहीं तो बहुत पहले का पढ़े हो, सब कॉन्सेप्ट एकदम मिक्स हो गया है आपका। समझ पा रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, ओपीएससी के बारे में सोच रहे हो, सीयूईटी के बारे में सोच रहे हो, तो ये तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं तो आप कहोगे अरे सर जी गंदे हैं, सर जी हमको वादा किए थे करा देंगे हमारा, लेकिन सर का हमने मॉक टेस्ट भी ले लिया, यूट्यूब के सारे वीडियो भी देख लिया, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बस बातें बड़ी बड़ी, नाम बड़े और दर्शन छोटे सर के, ऐसे आप ब्लेम करोगे बाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यही चीज है भैया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसका काम होता है प्रूफ रीडिंग में, और इसके पास तीन एक्टिविटी होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन का, 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियोज, और 3 से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियोज, मतलब दोनों एक्सोन्यूक्लियोज होता है। तो बस यही पूछा है कि भैया एक्सोन्यूक्लियोज एक्टिविटी क्या होती है, तो इसमें या तो 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियोज होगा या तो 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियोज होगा, तो डी हो गया। अब इसी से क्लिनाओ फ्रेगमेंट बनता है जो लार्ज सबयूनिट होता है, सब्टिलिसिन से डाइजेस्ट करते हैं तब। हमारी बातें समझ में आती है कि नहीं, आती होगी मुझे पता है। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है भैया प्रोकैरियोटिक में मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है, तो यही पूछ रहा है कि भैया यूकैरियोटिक के सेल में डीएनए पॉलीमरेज 3 की तरह कौन है आपका मेन एंजाइम, तो वहां पे कौन है भैया, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन है, तो इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हो डेल्टा और एप्सिलॉन में, तो आप एप्सिलॉन के साथ जाओगे। अगर कोई डेल्टा कर रहा है तो ये भी मैं करेक्ट मान के चलूंगा, लेकिन एप्सिलॉन ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, बीटा जो होता है बेस एक्सचेंज रिपेयर में, अल्फा जो होता है भैया प्रूफ रीडिंग में काम करता है। अब देखो बेस एक्सचेंज रिपेयर है, तो इसमें देखो ना इतना लंबा चौड़ा दिया है कि बेस एक्सचेंज रिपेयर, सिंपल सा मतलब समझो, बेस एक्सचेंज रिपेयर में होता है क्या है भैया, किसी गलत बेस को जोड़ दिया जाता है, वहां पे एडेनिन को जोड़ना था, वहां पे 6 मेथियोनिन या कोई ऐसा बेकार वाला बेस आके जुड़ गया जो कोई म्यूटेटेड था जिसके पास गड़बड़ी थी, तो अब उसको कैसे हटाया जाएगा, वहां पे यही क्वेश्चन में इसको पूछ रहा है कि क्या करेगा। तो मान लो ये हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट था, ऐसे ऐसे बेस को जोड़ा जा रहा था, यहाँ पे ये गड़बड़ी वाला जोड़ दिया गया, ठीक है, तो इसको क्या होगा, यहाँ पे देखो इसको हटाने के लिए क्या काम किया जाएगा, एपी इंडोन्यूक्लियेज आएगा, इसको पहचान के कट करके निकलवाएगा, तो एपी इंडोन्यूक्लियेज यहाँ पे काम करेगा। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है देखो, अब बहुत ही सिंपल है भैया, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आपको सामने से देख के डर रहे हो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देखो इतना तो ये बस कहानी दिया है, यहां से यहां तक कहानी है, यहां तक क्वेश्चन तो यहां से शुरू होता है, द नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड स्पेसिफाइड बाय द सिंगल कोडान, मतलब कितने अमीनो एसिड है जिसके पास सिर्फ सिंगल कोडान होते हैं भैया, तो वो है दो, वो कौन कौन है भैया, वो है आपके ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन है, और वो आपके मेथियोनिन है। ठीक है, यू 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 ए यू जी, समझ गए ना, दो होते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन था। कहोगे सर हम क्वेश्चन नहीं पढ़े हमारा गलत हो जाएगा तब, अरे भैया ये सब प्रैक्टिस से आता है, समझे। हम आपको जल्दी, हम नहीं तो एक एक लाइन पढ़ के समझाते हैं कि ऐसे 64 कोडान है, 3 स्टाफ है, 61 कोड करता है, फिर ये बताओ लास्ट में क्वेश्चन क्या होता है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका मतलब यही होता है कि भैया सब कहानी होता है, क्वेश्चन तो नीचे होता है, समझे। अब यही क्वेश्चन देखो क्या है, देखो इतना दिया है कि भैया यूकैरियोटिक में इतना इतना आरएनए पॉलीमरेज है, लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये एमआरएनए को ट्रांसक्राइब कौन कराता है, बस ये क्वेश्चन है, ये एमआरएनए को कौन ट्रांसक्राइब कराता है, तो पॉलीमरेज सेकेंड कराता है बस, वन कराता है बहुत सारे आरआरएनए को, थर्ड कराता है टीआरएनए को, और 5 एसआरएनए को, और ये एमआरएनए को और एसआईआरएनए को, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, अब देखो यही चीज है,
भैया ई क्या कह रहा है कि जब ट्रांसलेशन हमारा स्टार्ट होता है तो इनिशिएशन साइड जो होता है 5 प्राइम एंड होता है mRNA का, दोनों में यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो। तो इनिशिएशन स्टेज कैसे स्टार्ट होता है भैया? सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट से mRNA बाइंड होता है। फिर क्या क्या होता है यहाँ पे mRNA, यहाँ पे क्या होता है स्मॉल सब यूनिट से mRNA बाइंड हुआ, यहाँ पे tRNA आया, लास्ट सब यूनिट बाइंड हुआ, हमारा बन गया। बस यही चीज आप खोज लो। अब ये नॉन स्पेसिफिक अमीनो एसिड टीआरएनए नॉन स्पेसिफिक नहीं होता, वो मेथियोनिन वाला होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो गया। ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड टीआरएनए एंड एमआरएनए कंटेनिंग एन इनिशिएशन कोडॉन स्मॉल सबयूनिट इन द एमआरएनए। देखो ये चीज स्मॉल सबयूनिट ऑन द एमआरएनए हो गया, द लार्ज सबयूनिट देन ज्वाइन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मल फंक्शनल राइबोसोम ऑन विच इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोसीड। तो यही चीज तो मैंने बताया कि स्मॉल सबयूनिट है, एमआरएनए बाइंड हुआ, वहां से टीआरएनए आया। जैसे पहले क्या होता है टीआरएनए नहीं आएगा, स्मॉल सबयूनिट रहेगा। देखो स्मॉल सबयूनिट है, ये एमआरएनए बाइंड हो गया, लार्ज सबयूनिट हो गया, और ये इनिशिएशन कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया। फिर इधर टीआरएनए लेके आएगा अमीनो एसिड और इसको देगा और प्रोटीन बनेगा। तो पहले क्या रहेगा, स्मॉल सबयूनिट रहेगा, फिर उससे ये एमआरएनए बाइंड करेगा, फिर लार्ज सबयूनिट बाइंड करेगा, हो गया। अब इतना देखो, अब ये गलत क्यों है? टीआरएनए इन प्रोकैरियोट एंड एमआरएनए कोडिंग एंड एयूजीनेस लार्ज राइबोसोम लार्ज नहीं होता है, द स्मॉल देन ज्वाइन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फार्मिंग फॉर अनविज इलोंगेशन ऑफ। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे देखने दो बी वाला। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, नहीं तो गलती। हाँ भाई, तो ये वाला सी वाला ही सही होगा। देख लो, मतलब सी वाला होगा। सबसे पहले क्या होगा, स्मॉल सब यूनिट से आरएनए बाइंड करेगा। कहाँ पे बाइंड करेगा? जहाँ पे मेथियोनिन रहेगा। फिर लार्ज सब यूनिट आएगा और उसको कॉम्प्लेक्स को पूरा करेगा। तो मैंने सी वाला देखा नहीं, इसलिए उसमें कंफ्यूज हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन इज ए पार्ट ऑफ स्टडी। कंफ्यूज नहीं होगे तो पढ़ोगे कैसे? चलो अगला क्वेश्चन है, देखो लैक ओपेरान के बारे में पूछ रहा है, और इतना बस कहानी दिया हुआ है, इंड्यूसर के बारे में बताया, बस पूछ रहा है कि भैया लैक ओपेरान पे जो सीएमपी और सीआरपी कॉम्प्लेक्स होता है वो किस तरह काम करता है। तो देखो भैया, लैक ओपेरान में जब अब सारा बैक्टीरिया हमारा ग्लूकोज खा जाता है, तो उसको उसको क्या होता है, उसको लैक्टोज को डाइजेस्ट करना होता है। तो वहां पे क्या आता है, सीआरपी आता है, बाइंड करता है, फिर सीएमपी बनता है। तो वो क्या करते हैं, पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, ताकि आरएनए पॉलीमरेज आ सके और प्रमोटर से बाइंड होके हमारा स्ट्रक्चरल जीन का क्या कर सके, ट्रांसक्रिप्शन करा सके और एंजाइम बन सके। तो ये सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया, द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बोल रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड से होता है। 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन ऑफ द डीएनए को चूज करते हैं और एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, और उसी से हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है भैया, क्लासिकल हाइपोथेसिस है। देखो बहुत सिंपल है। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक का एमआरएनए कैसा होता है, ये पूछ रहा है। तो देखो प्रोकैरियोटिक का जो एक सिंगल एमआरएनए है बहुत सारा काम करता है, तो वो बहुत सारे काम करता है, इसलिए उसको पॉलीसिस्टेनिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक में एक पार्टिकुलर जीन जो होता है, एक पार्टिकुलर एमआरएनए होता है, एक पार्टिकुलर एंजाइम को कोड करता है, तो वो मोनोसिस्टेनिक होता है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, तो यूकैरियोटिक का एमआरएनए मोनोसिस्टेनिक होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भैया म्यूटेशन पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि अगर थायमीन रिप्लेस हो जाए साइटोसिन से या एडेनिन रिप्लेस हो जाए ग्वानिन से। तो देखो ये है पायरिमिडिन, थायमीन और साइटोसिन, और एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन। तो प्यूरिन प्यूरिन से होता है रिप्लेस, या पायरिमिडिन पायरिमिडिन से होता है, तो उसको ट्रांजिशन करते कहते हैं। अगर प्यूरिन पायरिमिडिन से हो या पायरिमिडिन प्यूरिन से हो तो उसे ट्रांसवर्जन कहोगे। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन म्यूटेशन है। अगला क्वेश्चन है भैया, हर्बिसाइड ग्लाइको सेट करके ये है, मतलब सिकमिक 3 फास्फेट सिंथेसिस वाला। तो ये ब्लॉक कैसे करता है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया प्लांट है, तो अगर उसको ग्लाइफोसेट से रेजिस्टेंट बनाना हो क्रॉप को, तो उसको क्या करा जाता है, वहां पे उसको किया जाता है भैया वो, जैसे मान लो कोई भी जैसे हर्ब हर्ब है ना, तो हर्ब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हर्ब को ग्लाइफोसेट देते हैं, दवा एक होती है, तो हर्ब मर जाती है। लेकिन वो रेजिस्टेंट कैसे बन जाता है, हो सकता है कि वो ईपीएसपी इनकोडिंग जीन उसके अंदर से आइसोलेट करके निकाला गया है, तो उसके प्रति रेजिस्टेंट ले ले। तो भैया ये चीज है, ये क्वेश्चन को आप देख भी लेना। अगला क्वेश्चन है, देखो बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस है, ठीक है, क्राई जीन वहां से निकाला जा रहा है। तो ऐसा कौन सा अप्रोच है जिसके द्वारा हम ओवरकम कर सके एक्सप्रेशन ऑफ टॉक्सिक क्राई जीन को इन प्लांट में? कभी कभी क्या होता है, जब हम प्लांट में क्राई जीन डाल देते हैं, तो वो जैसे हम चाहते हैं कि बस कॉटन बोल वर्म मरे,
ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, कभी कभी जो हमारे लाभदायक कीट पतंगे जो पॉलिनेशन करवाते हैं वो भी मर जाते हैं। तो हम कैसे कम करेंगे कि हमारा क्राइजीन जो है वो हमारे ज्यादा इंसेक्ट को ना मारे, जो हमारे लाभदायक इंसेक्ट है उसको ना मारे। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे एक क्राइजीन का जो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमोटर होता है, जिसको हम 35 प्रमोटर आप सीएमवी बोलते हैं, नोपालाइन सिंथेसिस को, उसको वहां पे डाल देंगे। मतलब जो जीन रहेगा उसको हम पॉली एडेनिलेशन भी कर देंगे उस जीन को डाल के, तो वो ज्यादा तेज से एक्सप्रेस नहीं करेगा और ज्यादा तेजी से क्राइजीन नहीं बनेगा। तो ये बी होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोमा क्लोनल वेरिएशन कहाँ पे कैसे होता है। तो भैया सोमा क्लोनल वेरिएशन जो हम जब प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो अलग 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 जेनेटिक वेरिएशन वहां पे देखा जाता है, कोई छोटा होता है कोई पतला होता है, ऐसे करके। तो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से सोमा क्लोनल वेरिएशन आता है। अगला क्वेश्चन है भैया, जो रिबुलोज बाईफास RUBP है आपका, ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जरूरी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एज बिलो। तो भैया RUBP जो है कैसे काम करेगा, तो देखो ऑप्शन देखो, अंडर कंडीशन ऑफ लो O2 एंड हाई CO2 रुबिस्को हैज ऑक्सीजन एज, नहीं, लो O2 रहेगा तो इसके पास कार्बोक्सिल एज रहेगा। अंडर कंडीशन ऑफ हाई इल्यूमिनेशन मतलब हाई लाइट कंडीशन में CO2 लेवल अराउंड ए प्लांट में इंक्रीज, ये बिल्कुल गलत करा है। अंडर कंडीशन ऑफ हाई O2 एंड लो CO2 रुबिस्को हैज कार्बन, नहीं, इसके पास तो ऑक्सीजनेज हो जाएगा। अगर कंडीशन लो रहे ऑक्सीजन का और हाई CO2 रहे तो भैया कार्बोक्सिलेज रहेगा। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है, बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम इपीडर्मिस टू द इंडोडर्मिस, ये क्या दे रहा है, बस देखो क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एपोप्लास्टिक पाथवे कैसे चलता है भैया। एपोप्लास्टिक पाथवे वाटर का जो होता है आपका चलता है नॉन लिविंग या सेल वॉल या नॉन ग्रोइंग पार्ट। तो ये इवॉल्व करते हैं आपका सेल वॉल विदाउट क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन, अगर सिम्प्लास्ट होता तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होता। अगला क्वेश्चन है एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप ये पढ़ते हो, ये कब होता है, जब नाइट्रेट को अमोनिया में चेंज किया जाता है तो उस समय ये काम करता है। अब अगला क्वेश्चन है भैया, दो हार्मोन है जो रूट और शूट इनिशिएशन कराते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो रूट इनिशिएशन के लिए ऑक्जीन और शूट इनिशिएशन के लिए साइटोकाइनिन काम करेगा। फ्रूट राइपनिंग और सेनेसेंस कराएगा आपका एथाइलिन। और यहाँ पे 5 मेजर टाइप के हिस्टोन है, तो कह रहा है लिंकर डीएनए की तरह कौन सा हिस्टोन काम करता है, तो आपका H1 होता है। तो बेसिक बेसिक मैं कहूंगा यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है जिसका एक्सप्लेनेशन सही से नहीं हो पाया, जैसे ये वाला क्वेश्चन, भाई हम भी पढ़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन, तो ये दो क्वेश्चन काफी हाई लेवल के मुझे लगे। और सब क्वेश्चन तो ठीक है, माने कि अगर हम बात करें, देखो 100 क्वेश्चन था ओपीएससी के 2016-17 में, तो आप 98 क्वेश्चन तो अच्छे से समझ सकते थे, जैसे मैं समझ सकता था, मैं देता तो यही चीज है, ये सब थोड़ा सा CSIR लेवल से भी, CSIR में भी मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि पूछे। फिर भी स्टिल बेसिक चीजें बहुत है, जैसे मैं कहूँ तो आप 100 क्वेश्चन में से अगर ओपीएससी में अगर आप 70 प्लस सही कर रहे हो, फिर भी आप एकदम सही से सिलेक्ट हो सकते हो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।